सो हाई गाइस, टुडे विल टॉक अबाउट विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ में होता क्या है, अगर आपको सिर्फ नाम ना आए और ये सब जो भी कहानियाँ लिखी हैं वो सब ना हो तो विल्सन डिजीज़ में बेसिकली कॉपर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। म्यूटेशन होती है कहाँ में, ATP7B जीन जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 पे होता है। लास्ट जो हमने पढ़ा था उसमें कहाँ पे हुई थी, HFE जीन में। जो हमने हीमोक्रोमेटोसिस पढ़ा था वहाँ पे HFE जीन में हुई थी जो कि क्रोमोसोम नंबर 6 पे था। यहाँ पे कौन सी हो रही है, ATP7B जीन पे जो कि क्रोमोसोम नंबर 13 पे है। नॉर्मली क्या होता है, 40 to 60% जो है कॉपर एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे ही कॉपर एब्जॉर्ब हुआ तो वो एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन कर लिवर के अंदर चला गया, हेपाटोसाइट्स के अंदर। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये एल्ब्यूमिन के साथ तोड़ लेता है अपना नाता और फिर नया दोस्त बनाता है, दैट इज़ एपोसेरुलोप्लाज्मिन। उसके साथ मिलकर ये बना लेता है सेरुलोप्लाज्मिन। अब सेरुलोप्लाज्मिन में 95% ऑफ द कॉपर जो है वो इसी के अंदर है। ये सेरुलोप्लाज्मिन जो कि 95% है, ये हमारे ब्लड के अंदर चले जाता है। अब वहाँ पे ब्लड में हुआ, ठीक है, कुछ ज़्यादा हुआ तो क्या होता है कि ब्लड से वापस ये लिवर के अंदर आता है और वहाँ पे लिवर के अंदर जो लाइसोसोम्स वगैरह हैं वो इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो इसे डिग्रेड कर देंगे और फिर जो बचा हुआ कॉपर है वो बाइल के अंदर चले जाएगा और बाइल के अंदर से हमें पता है फीसेस के थ्रू वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो ये हमारा एक साइकिल था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से कॉपर रीअब्जॉर्ब हुआ मतलब एल्ब्यूमिन के साथ कंबाइन किया, लिवर में गया, वहाँ पे उसने नया दोस्त बनाया एपोसेरुलोप्लाज्मिन। वहाँ पे उसने सेरुलोप्लाज्मिन कंपाउंड जो है वो जब बना तो सारा का सारा ब्लड के अंदर रिलीज हो गया। फिर ब्लड में से जब ज़्यादा इसकी अमाउंट हुई, हाँ ये इसका काम हो गया, तो ये फिर वापस आता है लिवर के अंदर। वहाँ पे लाइसोसोम्स के अंदर इसकी डिग्रेडेशन होती है और फिर जो कॉपर है वो बाइल के अंदर चले जाता है और बाइल से वो हमारी बॉडी से अलग हो जाता है। अब विल्सन डिजीज़ में हमने बोला ATP7B जीन में म्यूटेशन आई है। जब इसके अंदर म्यूटेशन आती है तो जो कॉपर का ट्रांसपोर्ट है ना बाइल के अंदर, वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया कि बाइल में कॉपर जा रहा है, यहाँ पे कॉपर बाइल के अंदर नहीं जा पाता। अब एक तो ये रीज़न हो गया ATP7B की वजह से वो कॉपर बाइल के अंदर नहीं जा सकता। दूसरा क्या है कि ये जो कॉपर है वो इसके साथ कंबाइन करके ये सेरुलोप्लाज्मिन नहीं बना पाता, कॉपर इसके साथ कंबाइन नहीं हो पाता ये सेरुलोप्लाज्मिन। तो फिर इन दोनों वजह से क्या होता है कि कॉपर का लेवल हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है। अब जब कॉपर इंक्रीज हो रहा है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो बनती हैं वो बनती हैं फेंटन रिएक्शन से। फेंटन रिएक्शन हम लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा था। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बननी शुरू हो जाती हैं जब कॉपर का लेवल इंक्रीज होता है, हाइड्रोक्सिल जैसी स्पीशीज बनती हैं, तो दैट इज़ नोन एज फेंटन रिएक्शन। और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज तो हमें पता ही है कितनी डेंजरस है हमारी बॉडी के लिए। सर्कुलेशन में जो कॉपर होता है वो क्या क्या कर सकता है, वो रेड सेल हीमोलिसिस कर देगा, डिपॉजिट हो जाएगा। फ्री कॉपर की बात हो रही है यहाँ पे, जो सेरुलोप्लाज्मिन के साथ है वो नहीं, क्योंकि यहाँ पे ATP जो B7 जीन है 7B, उसकी म्यूटेशन की वजह से सेरुलोप्लाज्मिन के साथ इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रहा ना कॉपर, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्री कॉपर रहता है। अब जो फ्री कॉपर होता है वो फिर जाकर ब्रेन, कॉर्निया, किडनी, बोन, जॉइंट्स, पैराथायरॉइड ग्लैंड सब में जाके डिपॉजिट हो जाता है। मॉर्फोलॉजी हम देखें तो हमारे अंदर स्टीएटोसिस और नेक्रोसिस हो जाती हैं। नेक्रोसिस क्यों होती है भला, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनी है तो उसने अपना कोई ना कोई काम तो करना ही है, तो नेक्रोसिस हो गई। अब नेक्रोसिस की वजह से हो सकता है कि फल्मिनेंट हेपेटाइटिस हो जाए। फल्मिनेंट क्या होता था कि एकदम से सडन ऑनसेट होना किसी डिजीज़ का, तो फल्मिनेंट हेपेटाइटिस भी हो सकता है। क्रोनिक वाला भी हो सकता है, ये एक्यूट पढ़ा, ये क्रोनिक पढ़ लिया। क्रोनिक में बलूनिंग हो गई, मेलोनी डेंक हो गए। ये मेलोनी डेंक और बलूनिंग हमने कहाँ पढ़े हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे कि हमारी जो डैमेज होने की वजह से मेम्ब्रेन अंदर जो है फ्लूइड चले जाता है, जिसकी वजह से हमारी बलूनिंग हो जाती है सेल की। और मेलोनी डेंक में क्या था, फिलामेंट जो हैं वो टूट जाते थे और फिर वो जो एक जगह एक्यूमुलेट होकर वो मेलोनी डेंक जैसा अपीयरेंस देते थे। या फिर सिरोसिस, एडवांस स्टेज में चले जाए तो सिरोसिस भी हो सकती है। कॉपर के लिए कौन सी स्टेन है, रोडामीन स्टेन फॉर कॉपर। आयरन के लिए हमने कौन सी पढ़ी थी, प्रूशियन ब्लू। कॉपर के लिए कौन सी है, रोडामीन स्टेन। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, आइज़ के अंदर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बोला है ना कॉर्निया के अंदर भी ये डिपॉजिट हो जाता है। जब ये कॉर्निया के अंदर डिपॉजिट होता है तो उस लीजन को जो आइज़ के अंदर होती है दैट इज़ नोन एज केयर फ्लिशर रिंग।
देन क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो मल्टीपल सिम्टम्स हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ पे डिपॉजिट हुई है, ब्रेन, कॉर्निया, जहाँ पे भी डिपॉजिट हुई है उस हिसाब से वो क्लिनिकल फीचर अपना दे देगी। तो 2 टाइप के टेस्ट होते हैं हमें डिटेक्ट करने के लिए कॉपर के बारे में, मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट और सेंसिटिव टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट होता है कि हाँ ये अगर आया है सही तो ये कॉपर के लिए ही पॉजिटिव होगा और कोई एलिमेंट के लिए नहीं होगा। सेंसिटिव का मतलब है अगर थोड़ा सा भी है तो वो सेंस कर लेगा कि हाँ ये है। तो ये 2 अलग टाइप्स के होते हैं, स्पेसिफिक और सेंसिटिव। स्पेसिफिक जो है वो होता है यूरिनरी एक्सक्रीशन के बेसिस पे कि यूरिन में कितना कॉपर आया है। सेंसिटिव होते हैं कि जो हमारे अंदर जो सेरुलोप्लाज्मिन है वो डिक्रीज हो रहा है। सेरुलोप्लाज्मिन तो तब होता है ना जब कॉपर उसके साथ इनकॉर्पोरेट करता है सेरुलोप्लाज्मिन के साथ, और हिपैटिक कंटेंट जो है कॉपर का वो इंक्रीज हो रहा है। कॉपर की किलेशन थेरेपी अगर हम कर दें, कॉपर को किसी के साथ जोड़ दें तो फ्री कॉपर कम हो जाएगा। हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं कॉपर किलेशन थेरेपी। सिरहोसिस वो फाइब्रोसिस के साथ हो जाए तो दैट इज़ वेरी डेंजरस, उसकी वजह से हमें ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है, तो दैट उसका ट्रीटमेंट है ट्रांसप्लांटेशन। So this was about Wilson disease. If you have any query you can ask, and if you like the video please subscribe. Thank you.